साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, भारत ने चीनी निर्यात सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO विवाद समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील की है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ने शिकायत की थी कि भारत द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता WTO से अनुमत सीमा से अधिक है। साथ ही भारत चीनी मिलों को निषिद्ध निर्यात सब्सिडी भी प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप समिति ने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भारत कृषि पर समझौते एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत अपने दायित्वों के असंगत रूप से कार्य कर रहा है। यदि आंकड़ों की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के अपीलीय निकाय के समक्ष इस निर्णय को चुनौती दी है। यह निकाय इस प्रकार के व्यापार विवादों पर अंतिम प्राधिकारी निकाय है, मतलब इसका जो फैसला होगा वो मान्य होगा। AOA अर्थात कृषि पर समझौते एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी और बाजार पहुंच के क्षेत्रों में समर्थन को कम करने के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धताएं प्रदान करता है। गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन, उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP, राज्य परामर्शी मूल्य, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस इत्यादि जैसे उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कृषि पर समझौते AOA के अनुसार घरेलू समर्थन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह न्यूनतम स्तर विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य का 5% और विकासशील देशों के लिए 10% तक निर्धारित किया गया है। भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन एवं परिवहन योजना इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त कृषि पर समझौते AOA और सब्सिडी तथा प्रतिकारी काउंटर वेलिंग उपायों पर समझौते के तहत WTO के सदस्यों से निर्यात सब्सिडी कई कृषि उत्पादों हेतु प्रतिबंधित है। आगे चलते हैं। भारत ने आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय अर्थात CTED के अधिदेश को नवीनीकृत करने वाले UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। देखिए, भारत ने CTED अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के अधिदेश को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। CTC अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में आतंकवाद रोधी समिति CTC की भूमिका को और आगे बढ़ाने हेतु बेहतर प्रयास करेगा। भारत यह भी सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी बनी रहे। CTED अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय की स्थापना UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1535 के माध्यम से वर्ष 2004 में की गई थी। यह आतंकवाद रोधी समिति CTC का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है। CTED अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय सदस्य देशों के आतंकवाद रोधी प्रयासों का आकलन करने के लिए आतंकवाद रोधी समिति की ओर से सदस्य देशों का दौरा करता है। यह CTED ये दौरा करता है। इस आकलन में की गई प्रगति, शेष कमी, तकनीकी सहायता, आवश्यकताओं से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र आदि शामिल हैं। CTC अर्थात आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना UNSC के प्रस्ताव 1373 वर्ष 2001 में की गई थी। यह प्रस्ताव घरेलू अपने संबद्ध क्षेत्रों और विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी सदस्य देशों के कानूनी एवं संस्थागत क्षमता को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करने से संबंधित है। CTC आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना जो है ये दोबारा से लिख उठा है। आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अन्य आतंकवाद रोधी उपायों के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला है वैश्विक आतंकवाद रोधी मंच, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम।
GCTF के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर एक कार्रवाई उन्मुख मंच है। इसका उद्देश्य आतंकवाद से निपटने हेतु प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा, आतंकवाद रोधी कार्यान्वयन कार्यबल काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स CTITF। इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के आतंकवाद रोधी प्रयासों के समन्वय और सुसंगतता को बढ़ाना है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति। आतंकवाद का सामना करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में वृद्धि करने हेतु एक विशिष्ट वैश्विक साधन है यह। आगे चलते हैं। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह स्पष्टीकरण दिया है कि EWS कोटे के लिए 8 लाख रुपए की आय सीमा उचित है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में उच्चतम न्यायालय को यह सूचित किया है कि उसने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है। यह हलफनामा नीट के लिए ऑल इंडिया कोटे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के केंद्र के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका के प्रत्युत्तर में दायर किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने पहले EWS के लिए 8 लाख रुपए के आय संबंधी मानदंड की तर्कसंगतता पर संदेह व्यक्त किया था। इसके उपरांत केंद्र एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बाद इस पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हुआ था। मामले के उच्चतम न्यायालय में लंबित होने के कारण केंद्र ने नीट PG काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। EWS आरक्षण को वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। यह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 समाविष्ट करके नौकरियों एवं शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करता है। विशेषज्ञ समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनमें पहला है, वर्तमान सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा, EWS आय सीमा के बावजूद 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले परिवार के व्यक्ति को इस आरक्षण से वंचित रखा जा सकता है। तीसरा, इसके प्रावधानों में से आवासीय संपत्ति मानदंड को हटाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी SSLMB के रूप में बैटरी प्रौद्योगिकी में सफलता प्राप्त हुई है। सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी फॉक्सवैगन ने वर्ष 2025 तक सॉलिड स्टेट बैटरी का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य क्वांटम स्केप के साथ साझेदारी में प्राप्त किया जाएगा। एक सॉलिड स्टेट बैटरी पॉलीमर सेपरेटर को सॉलिड स्टेट सेपरेटर से प्रतिस्थापित कर देती है। पॉलीमर सेपरेटर पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग होता है। लिथियम आयन बैटरी एनोड और कैथोड को पृथक करने के लिए जलीय विद्युत अपघट्ट विलयन का उपयोग करती है। एनोड सामान्य रूप से ग्रेफाइट से बने ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं तथा कैथोड लिथियम से बने धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं। दूसरी ओर सॉलिड स्टेट बैटरी ठोस विद्युत अपघट्ट का उपयोग करती है। यह अपघट्ट सेपरेटर की भूमिका का भी निर्वहन करता है। सेपरेटर का प्रतिस्थापन कार्बन या सिलिकॉन एनोड की बजाय लिथियम मेटल एनोड को प्रयोग करने में सक्षम बनाता है तथा कार्बन या सिलिकॉन एनोड पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी में उपयोग किए जाते हैं। लिथियम मेटल एनोड पारंपरिक एनोड की तुलना में अधिक ऊर्जा सघन होता है। इससे बैटरी समान मात्रा में अधिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकती है। ये जो आपकी नई बैटरी है सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी, इसके लाभ क्या हैं? तो इसके लाभों में पहला है उच्च सेल ऊर्जा घनत्व। इसमें ये क्या करता है, कार्बन एनोड को समाप्त करके उच्च सेल ऊर्जा घनत्व देता है। दूसरा, कम चार्जिंग समय तथा अधिक चार्जिंग अवधि को बढ़ाने की क्षमता। इस प्रकार लंबी उपयोग अवधि प्रदान करने में यह सक्षम है। साथ ही यह बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। बैटरी प्रौद्योगिकी में भारत के प्रयासों की यदि बात करें तो पहला है उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज निर्माण का प्रस्ताव। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की अनिश्चितताओं को संतुलित करने के लिए ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम हेतु परियोजना। तीसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई है। आगे चलते हैं। जनगणना का प्रथम चरण व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR डेटा संग्रह कार्य सितंबर 2022 तक स्थगित किया गया है। पूर्व में यह चरण अप्रैल सितंबर 2020 से आयोजित होने वाला था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। जनगणना में एक विस्तृत प्रश्नावली शामिल होती है। इसमें आयु, लिंग, जन्मस्थान, मातृभाषा, धर्म आदि सहित प्रत्येक व्यक्ति का विवरण दर्ज किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के तहत बुनियादी जनसांख्यिकी डेटा और बायोमेट्रिक विवरण को एकत्रित किया जाता है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर देश के सभी सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है, चाहे वह भारत के नागरिक हो या नागरिक ना हो। यहाँ निवासियों की बात की गई है, नागरिकों की नहीं है। एक देश का सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीने से या माह से स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हो या आगामी 6 माह के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इच्छुक हो, वो निवासी होगा। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अर्थात नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के अधीन है। यह स्थानीय में गांव, शहर के वार्ड इत्यादि स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत एकत्र किए गए डेटा को राज्यों के साथ साझा किया जाता है। केंद्र सरकार इस डेटा को व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग करती है। नागरिकता नियम 2003 के अनुसार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर या एनआरसी के संकलन की दिशा में पहला कदम है। एनआरसी जो है एक रजिस्टर है जिसमें सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम होंगे। यहाँ निवासियों की बात नहीं हो रही है, नागरिकों के नाम होंगे। वर्तमान में केवल असम के पास ही ऐसा रजिस्टर है। आगे चलते हैं, आगे जो सुर्खियों में चीजें रही उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेट स्पीच की। तो देखिए, भारत में हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा नहीं है। भारतीय विधि आयोग की 267वीं 267वीं रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर नस्ल, निर्जातीय, लिंग, यौन अभिविन्यास, धार्मिक विश्वास और इस तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। भड़काऊ भाषणों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A एवं 505 के तहत कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये हेट स्पीच किए जाने पर दंडित करने का उपबंध करते हैं। विधि आयोग ने हेट स्पीच का विशेष रूप से अपराधीकरण करने के लिए भारतीय दंड संहिता में अलग अलग अपराध जोड़ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। देखिए, एमपी बेजबरुआ समिति और टीके विश्वनाथ समिति ने भी इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान में आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति भी हेट स्पीच को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। आगे बात करते हैं पढ़े भारत के बारे में। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पढ़े भारत अभियान आरंभ किया गया है। यह 1 जनवरी से आरंभ होने वाला 100 दिनों का एक पठन अभियान है, 1 जनवरी 2022 से। इसका उद्देश्य आनंदमय तरीके से सीखने के अनुभव हेतु छात्रों को पढ़ने के लिए सहयोग देना और प्रोत्साहित करना है। यह अभियान बाल वाटिका से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियान में मातृभाषा, स्थानीय, क्षेत्रीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को भी अभियान के साथ एकीकृत किया गया है। आगे बात कर लेते हैं, गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण की अवधि 3 माह के लिए विस्तारित की गई है। गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदय या विनिमय अधिनियम FCRA के तहत पंजीकृत उन गैर सरकारी संगठनों NGO को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता को जनहित में और 3 माह तक बढ़ा दिया है, जिनके लाइसेंस 31 दिसंबर 2021 तक नवीनीकृत नहीं किए गए थे। किसी भी गैर सरकारी संगठन या संस्था के लिए विदेशी धन प्राप्त करने हेतु FCRA अर्थात विदेशी अभिदय विनिमय अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। इसे प्रत्येक 5 वर्षों में नवीनीकृत किया जाता है। यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं निर्यात प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो देखिए, सरकार ने विदेश व्यापार नीति के तहत कई निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवेदन पत्र या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इसमें शामिल है कौन कौन सी योजनाएं? भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना MEIS। इसके तहत भुगतान किए गए शुल्क पर नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। दूसरा, निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों की छूट योजना MEIS का स्थान लेगी। इसका कारण MEIS का विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं होना है। तीसरा, भारत से सेवा निर्यात योजना SEIS अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के 5% की दर से मुक्त हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के लिए पात्र हैं। राज्य तथा केंद्रीय करों व लेवीज पर छूट की योजना यह भारत से वस्त्र एवं परिधान निर्यात करने वालों के लिए एक योजना है। इसे निर्यात प्रोत्साहन हेतु आरंभ किया गया है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय वायु खेल नीति का प्रारूप NASP 2022 के बारे में। नागर विमानन मंत्रालय ने भारत में इस वायु खेलों को सुरक्षित, किफायती, सुलभ, सुखद और टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से
NASP अर्थात राष्ट्रीय वायु खेल नीति का प्रारूप जारी किया है। प्रारूप नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहला, NASP 2022 में एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, अमेच्योर बिल्ट और प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग एवं पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग व पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग तथा विंटेज विमान जैसे खेल शामिल हैं। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया को सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। वायु खेल उपकरणों के घरेलू डिजाइन, विकास और विनिर्माण को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्योटो समायोजन के बारे में। वर्ष 2018 में क्योटो पक्षकारों का 13वां सम्मेलन में सहमत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समायोजन निम्नलिखित का आग्रह करता है। पहला, प्रतिबंधित रसायन ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन CFC-11 के वैश्विक उत्सर्जन में अप्रत्याशित वृद्धि के विरुद्ध प्रतिक्रिया में प्रोटोकॉल के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना। दूसरा, किगाली संशोधन के कार्यान्वयन की व्यवस्था करना। यह संशोधन जलवायु परिवर्तन से प्रेरित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC की अनुमानित उत्पादन और खपत में कटौती करने से संबंधित है। वर्ष 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित है। यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE के बारे में। तो इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर वेधशाला है, यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है। इस मिशन में ब्रह्मांड में सबसे चरम और रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें सुपरनोवा अवशेष, सुपरमैसिव ब्लैक होल तथा दर्जनों अन्य ऊर्जा पिंड शामिल हैं। इस मिशन की प्राथमिक अवधि 2 वर्ष है। इसकी वेधशाला 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी। यह वेधशाला पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करेगी। इससे ब्लैक होल कैसे घूमते हैं, पल्सर इतने चमकीले क्यों होते हैं आदि प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिलेगी। डार्क जीनोम की बात करें, हाल ही में मानव जीन के बाहर डार्क जीनोम के DNA की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने उन विकसित क्षेत्रों की खोज की है जो स्किज़ोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार से जुड़े प्रोटीन के लिए संकेतावली अर्थात कोड बनाते हैं। पारंपरिक तौर पर जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर के DNA को डार्क जीनोम कहा जाता है। ये ऐसे जीन या प्रोटीन हैं जिनके जैविक कार्य पर न्यूनतम ज्ञान उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त इससे संबंध तथा उनके विश्लेषण जैसे एंटीबॉडी के लिए सीमित उपकरण मौजूद हैं। इस प्रकार इनका सटीक चिकित्सा पहलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वेब 3 ब्लॉकचेन पर आधारित एक विकेंद्रीकृत ऑनलाइन परितंत्र को संदर्भित करता है। वेब 3 पर निर्मित प्लेटफॉर्म और ऐप के स्वामित्व पर किसी केंद्रीय प्रहरी का नियंत्रण न होकर उपयोगकर्ताओं का नियंत्रण होगा। ये उपयोगकर्ता ऐप आदि सेवाओं को विकसित करने और उन्हें बनाए रखने में मदद करके अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी अर्जित करेंगे। वेब 1.0 यह विकेंद्रीकृत व मुक्त प्रोटोकॉल का युग था। इसमें अधिकांश ऑनलाइन गतिविधियों में अलग अलग स्थिर वेब पृष्ठों पर नेविगेशन करना शामिल था। वेब 2.0 क्या था? यह केंद्रीकरण का युग है। इसमें संचार और वाणिज्य का एक बड़ा हिस्सा कुछ अत्यधिक शक्तिशाली कंपनियों जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजॉन आदि के स्वामित्व वाले बंद प्लेटफॉर्म पर संपादित होता है। आगे बात कर लेते हैं बहुदवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने के 2 उपाय के बारे में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बहुदवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया की समस्या से निपटने के लिए 2 उपायों पर कार्य कर रही है। पहला, बैक्टीरियोफेज या फेज। यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। यह बैक्टीरिया की मेजबान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाएगा। दूसरा, परिवाहकों अर्थात ट्रांसपोर्टर को अवरुद्ध करना। परिवाहक पर्यावरण से पोषण तत्वों को कोशिकाओं में अंतरित करने और विषाक्त चयापचयों अर्थात मेटाबोलाइट्स को हटाने में सहायक होते हैं। बहुदवा प्रतिरोधी रोगजनकों ने कुछ परिवाहक विकसित किए हैं। ये परिवाहक जीवाणु कोशिकाओं और झिल्लियों से जीवाणुरोधी यौगिकों को बाहर करने में सक्षम है। इससे रोगजनकों अर्थात बैक्टीरिया की रक्षा होती है। शोधकर्ता ऐसे एंटीबॉडी विकसित कर रहे हैं जो बैक्टीरिया में परिवाहकों को रोकने में सक्षम हो सकते हैं। आगे बात करते हैं बहिर्ग्रह अर्थात एक्सोप्लैनेट पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो खगोलविदों की एक टीम ने बहिर्ग्रह HAT P11b के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र के प्रथम संकेत की पहचान की है। यह बहिर्ग्रह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 123 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक्सोप्लैनेट सौर ग्रह से बाहर का ग्रह होता है। अधिकांश एक्सोप्लैनेट अन्य सितारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन मुक्त गतिमान बहिर्ग्रह या एक्सोप्लैनेट या फ्री फ्लोटिंग एक्सोप्लैनेट जिन्हें आवारा ग्रह कहा जाता है, ये गैलेक्टिक
केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ये किसी भी तारे से जुड़े नहीं होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवनों के रूप में ज्ञात सूर्य से निर्मुक्त ऊर्जावान कणों के विरुद्ध एक कवच के रूप में कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र अन्य ग्रहों पर भी इसी प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए जा सकने योग्य सड़क के बारे में। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा बीआरओ द्वारा निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाए जा सकने योग्य सड़क पर एक पुल सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। यह सड़क दक्षिणी लद्दाख में स्थित है। यह सड़क चिशुमले और डेमचोक को जोड़ती है। यह 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उमलिंग ला दर्रे से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, उमलिंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। इस सड़क ने बोल्बिया में 18,953 फीट की ऊंचाई पर ज्वालामुखी उटरुकू से जुड़ी एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डेमचोक भारत चीन के लिए विवाद का एक केंद्र रहा है। इस नई सड़क से सैनिकों और उपकरणों का आवागमन करना आसान हो जाएगा। इसे प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाया गया है, जो पूरे वर्ष संचार के मार्ग को खुला रखने की परियोजना है लद्दाख और सियाचिन क्षेत्र में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।